हाय एवरीवन, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे किया जाए। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मैं म्यूचुअल फंड में पैसे डालता हूं तो म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना तो अच्छे से समझ में आएगी। पहले तो हमें ये देखना चाहिए, हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो कम से कम 5 साल का पीरियड तो होना ही चाहिए। दूसरा, अगर हम और भी ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए डाल रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट है, इसको ही सिलेक्ट करना चाहिए। फॉर टैक्स सेविंग पर्पस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती हैं, उनको सिलेक्ट करना चाहिए। तो उनमें भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बनता है, कम से कम 20% से ज्यादा की रिटर्न बनती है। जब हम म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके फंड मैनेजर कैसे हैं, वो एक्सपीरियंस है या म्यूचुअल फंड वो नया लॉन्च हुआ है या उसमें कितने साल पुराना म्यूचुअल फंड है, तो वो उस चीज़ का कंसीडर करना चाहिए। म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, उसने 5 से 10 साल में कितनी रिटर्न दी है कंपेयर टू कंपेयर टू देयर कंपटीटर्स। ये देखिए, मैंने म्यूचुअल फंड का डाटा लिया है मनी कंट्रोल से। तो ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। देखो ये दोस्तों, इसमें 10 साल में 17-18% की रिटर्न जनरेट हुई है 10 साल के पीरियड में। ये दोस्तों म्यूचुअल फंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का डाटा है। इसमें देखो 21, 22, 23% की रिटर्न आई है 10 साल के पीरियड में। और दोस्तों ये देखो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डाटा है, इसमें 10 सालों में 22, 23, 28% तक की रिटर्न आई है। ये दोस्तों देखो, एक ये डाटा है म्यूचुअल फंड का। तो इसमें पुराने पुराने म्यूचुअल फंड है, उन्होंने जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है तब से अब तक कितनी रिटर्न जनरेट हुई है, कितना टाइम पीरियड हुआ है, वो इसमें है। ये देखो HDFC का एक ये फंड है। इसमें अगर किसी ने 1 लाख रुपए शुरू में डाला है तो उसके आज 3.79 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हो गए। इसमें CAGR निकल के आती है, कंपाउंडिंग रिटर्न इसमें 23.71% की निकल के आती है। इसको अप्रोक्सीमेटली 28 साल हो गए। तो देखो 28 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए इस फंड में डाला होता तो आज उसके 3.79 करोड़ हो गए। ये उसमें ये दिखा रहा है कि उसके कितने ईयर हो गए फंड को लॉन्च किए हुए और उनमें कितनी कितनी परसेंट की रिटर्न जनरेट हुई है अब तक। और दोस्तों, हमें म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते समय ये देखना चाहिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो जितना मिनिमम होगा उतना बेटर है। और दोस्तों, उसका AUM का साइज भी हमें देखना चाहिए। ऐसे ना हो 100-200 करोड़ का है या फिर बहुत ज़्यादा 30-40-50 हज़ार करोड़ का AUM साइज है। तो जो छोटा है उसमें तो इन्वेस्टमेंट ही क्या कर पाएंगे वो प्रॉपर तरीके से, और जो बहुत बड़ा है वो उसमें वो चर्निंग नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में एक ये भी बेनिफिट है, अगर वो चर्निंग करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करते हैं म्यूचुअल फंड। तो अगर वो 5 हज़ार करोड़ से 10 हज़ार करोड़ के बीच का होगा तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उसमें वो चर्निंग कर सकते हैं। जब किसी इन्वेस्टमेंट को बेचना है तो बेच सकते हैं, दूसरे में एंटर करना है तो कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा फंड है तो वो साइजेबल अमाउंट को चर्निंग नहीं कर सकते। और म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते समय ये भी देखना चाहिए कि वो फंड मैनेजर्स किन किन शेयर्स को खरीद रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमें डायरेक्ट स्कीम का सिलेक्शन करना चाहिए। डायरेक्ट स्कीम क्या होती है, जिस म्यूचुअल फंड के नेम में डायरेक्ट लिखा रहता है वो वाली स्कीम का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, वो डायरेक्ट होती है तो उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। अगर किसी स्कीम के नेम में डायरेक्ट नहीं लिखा होता, डेट मीन्स कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देंगे तो फिर उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा। और दोस्तों, हमें ग्रोथ स्कीम को सिलेक्ट करना चाहिए। ग्रोथ स्कीम वो होती है जो फंड मैनेजर जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ उनको रिटर्न जनरेट आती है तो वो फर्दर उस रिटर्न के पैसे को भी री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं, फिक्स इनकम स्कीम या रेगुलर स्कीम्स में, जब उनकी रिटर्न आती है तो वो हमें इन्वेस्टर्स को वापस पैसा दे देते हैं। तो उसमें क्या है, हमारी पैसा वो इन्वेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें ग्रोथ स्कीम का चुनाव करना चाहिए। अब आगे प्रैक्टिकली मैं ये बताता हूँ आपको कि मैं कैसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करता हूँ। दोस्तों, ये मैंने etmoney.com की वेबसाइट खोली है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जैसे अपना सिलेक्ट करता हूँ तो वो बताता हूँ आपको। जैसे मैं म्यूचुअल फंड में गया, इधर एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड में गया, तो इसमें अब 3 ऑप्शन आ गए, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। मैं मोस्टली इक्विटी फंड में ही डालता हूँ। तो इसमें अब जैसे कई इक्विटी फंड में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, लार्ज, मिड, स्मॉल कैप। लार्ज और मिड कैप का
ये लार्ज कैप इंडेक्स फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। तो मैं क्या मोस्टली अमाउंट क्या है, या तो मिड कैप स्मॉल कैप में डालता हूँ, फ्लेक्सी कैप में। मल्टी कैप में क्या होता है, इसको 25-25% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में मिनिमम डालना होता है। फ्लेक्सी वाले मैनेजर्स को इन तीनों में से 25% की मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, अब जैसे लार्ज कैप में देखते हैं, तो मैंने एक पॉइंट बोला था डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो अब इसमें ईटी मनी की रैंक के थ्रू आ गए। सबसे पहले तो क्या करो, आप इसको एनुअलाइज्ड रिटर्न आ रही है 5 ईयर की, मैक्सिमम 10 और आ रहा है मंथली सिप की जगह, आप वन टाइम लमसम कर दो तो उसकी रैंकिंग के हिसाब से आ जाएगा। और दूसरा इसको रिटर्न के हिसाब से देख लो, तो रिटर्न के हिसाब से और लमसम के हिसाब से हमने रैंकिंग कर दी। अब देखो इसमें 5 ईयर में इसमें इतनी इतनी रिटर्न आ रही है, 19%, 18%। जो फंड इसमें एनरोलमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये आ रही है। तो अभी जैसे हमने अभी जैसे हम इसका देखते हैं, निप्पॉन का देखते हैं। देखो यहाँ पे आप कहोगे सर इसमें डायरेक्ट तो लिखा नहीं आ रहा। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसमें देखो यहाँ डायरेक्ट लिखा आ रहा है, डायरेक्ट भी आ रहा है, ग्रोथ भी आ रहा है। दैट मीन्स कि डायरेक्ट फंड भी है और ग्रोथ भी है। तो इसलिए हमें जिस फंड के नेम में डायरेक्ट और ग्रोथ लिखा आता है वही सिलेक्ट करना चाहिए। एक डायरेक्ट हो गया, एक ग्रोथ हो गया। तीसरा मैंने बोला एक्सपेंस रेशियो। अब जैसे इसके अंदर गए हमने, तो नीचे जाएंगे तो इसमें एक्सपेंस रेशियो भी आएगा एक जगह। एक्सपेंस रेशियो ये रहा, इसका पर एनम का एक्सपेंस रेशियो 0.72 है। ये मिनिमम होना चाहिए जब हम किसी फंड का कंपैरिजन करेंगे। तो एक ये एयूएम का साइज कितना हो। देखो इसका एयूएम का साइज है 24,000 करोड़। एक इसमें ये देखना है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। तो इस फंड में नीचे जाएंगे तो आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो इस फंड की टॉप होल्डिंग आ गई। इसने एचडीएफसी में इतना परसेंट डाला, आईसीआई में इतना अपने फंड का, रिलायंस में इतना, एसबीआई में इतना। डिटेल पे करोगे तो आप इसको सेक्टर वाइज भी देख पाओगे और स्टॉक्स वाइज भी देख पाओगे कि उसने किस स्टॉक्स में कितना कितना पैसा डाला है और उसकी रिटर्न भी क्या क्या आई है। ये उसकी म्यूचुअल फंड की एचडीएफसी बैंक में 9.5% की होल्डिंग है। तो इस तरीके से हम होल्डिंग को देख सकते हैं। अब जैसे मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा। अब मैं 4-5 फंड को देखूंगा जिनमें रिटर्न ठीक आ रही है, और एयूएम का साइज देखूंगा, और उसका कंपनी का नाम क्या है वो देखूंगा, और एक्सपेंस रेशियो। अब देखो दोस्तों एक ईएलएस है, टैक्स सेविंग का है। इसमें ये रहा ईएलएस है। देखो दोस्तों आप इसमें जाओगे, इसमें 5 ईयर में आप लमसम पे देखो, आप इसमें इसको रिटर्न में हाई तो लो कर देते हैं। देखो दोस्तों इसमें 33% की रिटर्न आ रही है। मैंने इस फंड में पैसा डाला हुआ है अपना, मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप देखो इसका फंड का साइज भी 8,000 समथिंग है और इसकी रिटर्न आ रही है 33% अप्रोक्सीमेटली। अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें 5 ईयर के टेन्योर में देखो दोस्त इसका एग्जिट लोड भी 0.76 है, एयूएम साइज 8,000 समथिंग है, लॉक इन 3 ईयर है। वो सारे ईएलएस फंड में 3 ईयर का ही लॉक इन होता है। ये देख लो इसने पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, रिलायंस में, अदानी में, जियो में, टाटा टीसीएस में, हिंदाल्को में। तो उसमें इस तरीके से इसने इन्वेस्ट किया हुआ है अपने पोर्टफोलियो। अभी ईएलएसएस में आपको सिलेक्ट करना है तो कौन सा सिलेक्ट करोगे। देखो मैं तो वन टाइम लमसम रिटर्न पे जाकर, अब देखो क्वांट का ईएलएसएस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया का कर रहा है,
एसबीआई का भी अच्छा है, मोतीलाल का भी अच्छा है। एसबीआई में क्या कमी है, उसका फंड साइज बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, कुछ अमाउंट क्वांट में डाल दूंगा। एक मोतीलाल का है, देखो इसका फंड साइज 3000 करोड़ है और रिटर्न भी 21% है। तो मैं एक इसको सिलेक्ट कर लूंगा। देखो इसका देखते हैं, इसमें एक्सपेंस रेशियो देखो 0.67 है, फंड साइज 3200 करोड़ है। अब इसने इन कंपनियों में पैसा डाला हुआ है। टॉप होल्डिंग इसकी है, जोमेटो में 7% अपनी होल्डिंग का, जियो में 6%, टेंट में 5% समथिंग। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अभी आ गया, जब मार्केट डाउन होती है तो अभी जैसे निफ्टी टॉप से 5% 4% डाउन आ गई, तो कुछ अमाउंट मैंने अब डाल दिया। तो उसके सिलेक्शन के लिए कैसे सिलेक्ट किया, अब मैं गया इधर, क्योंकि मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप में डालना जरूरी है, तो मैं इसमें नहीं जाता। मैं क्या है, फ्लेक्स कैप में जाऊंगा, क्योंकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अब मैं इसमें रिटर्न हाई टू लो करूंगा, 5 ईयर मंथली की जगह 1 टाइम लमसम। तो मैं इसमें देखूंगा। अब देखो, अब टॉप पे क्या आ रहे हैं, जो 5 सालों में अपने कंपटीटर से बेटर रिटर्न दे रहे हैं, और उनका फंड साइज क्या है। अब देखो, इसमें मैंने कुछ अमाउंट में इसमें सिलेक्ट करना चाहूँगा, कुछ अमाउंट डालना मैं इसमें प्रेफर करूँगा। देखो परक पारिक का ये 60,000 करोड़ का है, मैं इसमें नहीं डालूंगा। ये पीजीआईएम का है, पर इसमें देखो दोस्त, इसमें जेएम में 24% की रिटर्न है, पीजीआई में 21% की रिटर्न है। तो एक कम परफॉर्म कर रहा है। एचडीएफसी का है, देखो 50,000 करोड़ है, मैं इसमें नहीं डालूंगा, क्योंकि ये चर्निंग नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से। अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसमें पैसा डाला था, पर इसने कंपैरिजन में एचएसबीसी ने रिटर्न अच्छा नहीं दिया। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर के ही 3 4 में से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये नहीं है जरूरी कि फ्यूचर में भी ये आउट परफॉर्म करेंगे, पर हम इन्वेस्टमेंट कर देते टाइम तो कुछ तो अपना देखेंगे ना, किस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो मैं तो प्रेफर क्या करूंगा, इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा इसमें डाल दूंगा, और थोड़ा सा पीजीआईएम में डाल दूंगा। एचडीएफसी में नहीं डालूंगा। एडलवाइज में भी डाल दूंगा, क्योंकि इसकी रैंकिंग भी 5 आ रही है, फंड साइज भी कम है, और रिटर्न भी 20% के आसपास है। इससे नीचे नहीं जाऊंगा। ये तो फ्लेक्सी का हो गया। चलिए अब मिड कैप स्मॉल कैप में देखते हैं। अब मिड कैप में गया मैं। मिड कैप में मैंने रिटर्न हाइट लो किया, और इधर 1 टाइम किया। अब देखो, इसमें भी इसने 33% की रिटर्न दी है, मोतीलाल में भी। तो मैं इसमें क्या करूंगा, कुछ अमाउंट इसमें डाल दिया, कुछ अमाउंट इसमें डाल दिया, और कुछ अमाउंट इसमें डाल दिया। तो इस तरीके से मैं कुछ अमाउंट एडलवाइज में भी डाल सकते हैं, कुछ अमाउंट। अब निप्पॉन का देखो साइज 25,000 करोड़ के अप्रॉक्स है, तो इसको नहीं चुनेंगे। अब एचडीएफसी का है, देखो इसमें भी 60,000 करोड़ हो गया। तो मैं ये 3 4 फंड, क्वांट हो गया, मोतीलाल हो गया, पीजीआईएम हो गया, इसको मैं इसलिए सिलेक्ट नहीं करूंगा, ये अभी कम पॉपुलर है, इस वजह से मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा अभी। एक क्वांट हो गया, मोतीलाल हो गया, पीजीआईएम हो गया। एडलवाइज भी कर सकते हैं, निप्पॉन मेरी तरफ से नहीं, नो है। तो ये हो गया मिड कैप में। अब स्मॉल कैप में जाते हैं। तो स्मॉल कैप में गया, ये रिटर्न टू हाई टू लो किया, 1 टाइम किया। अब देखो दोस्तों, आप देखो स्मॉल कैप में 5 ईयर में 39% की इसने कंपाउंडिंग ग्रोथ दी है। अब देखो इसको चेक करो, अगर आपने 10 साल पहले इसमें इसमें 1 लाख रुपए डाले होते, तो आज आपके 6.93 अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए हो गए होते, सोचो।
तो कितनी रिटर्न बनती है। तो अगर किसी का टाइम पीरियड 10 साल से ज़्यादा है तो उसको तो स्मॉल कैप में ही डालना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगी स्मॉल कैप में। मैंने 3 एग्जांपल पहले दिखाए थे पीपीटी की स्लाइड्स में, तो उसमें लार्ज कैप में 15% की रिटर्न आती है, मिड कैप में 20% के अप्रोक्स आती है, तो स्मॉल कैप में 25 से 30% तक की रिटर्न आती है। अभी देखो इसको सिलेक्ट करेंगे, मैं कुछ अमाउंट इसमें डाल दूंगा, कुछ अमाउंट इसमें डाल दूंगा एडलवाइस में, क्योंकि इसका फंड साइज नॉर्मल है। इसमें नहीं डालूंगा, इसमें भी नहीं डालूंगा। दोस्तों स्मॉल कैप में तो मुझे अभी दो तीन ही फंड ठीक लग रहे हैं, क्वांट वाला और एडलवाइस का। कुछ अमाउंट इसमें भी डाल सकते हैं कैनरा में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।